इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एक नई डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो कि है वर्धमान डायनेस्टी। इस डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं वर्धमान डायनेस्टी। फ्रेंड्स, वर्धमान डायनेस्टी को पुष्पभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्पभूति। इसकी शुरुआत होती है 6th सेंचुरी नियर थानेश्वर। थानेश्वर प्रेजेंटली हरियाणा है, या हरियाणा के आसपास की जो टेरिटरी है वो थानेश्वर है। इसके फाउंडर कौन थे? पुष्पभूति, जिसके कारण ही इस डायनेस्टी को पुष्पभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। प्लीज इसको याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है पुष्पभूति डायनेस्टी। पुष्पभूति बेसिकली वर्शिपर थे लॉर्ड शिवा के। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। इनसे रिलेटेड ज्यादा कुछ हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर ये चीज मेंशन की है। पुष्पभूति किसके वर्शिपर थे? लॉर्ड शिवा के। फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी थानेश्वर, और जैसे मैंने आपको बताया कि थानेश्वर प्रेजेंटली हरियाणा है। इस डायनेस्टी के अंदर 3 मेजर किंग होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं प्रभाकर वर्धन। फ्रेंड्स, प्रभाकर वर्धन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि इन्होंने महाराज के स्थान पर महाराजाधिराज और परम भटारक की उपाधियां क्या की थी? अपने आप से ली थी। ओके, तो ये 2 उपाधियां हैं जो इन्होंने ली है, 2 पोजीशंस हैं, 2 नेम हैं, 2 टाइटल्स हैं जो इन्होंने अपने आप से लिए, महाराजाधिराज और परम भटारक। फ्रेंड्स, प्रभाकर वर्धन की वाइफ का नाम था यशोमती और उनसे इनके 2 बेटे हुए। एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। आप प्लीज इसको याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा हर्षवर्धन से 4 साल बड़े थे राज्यवर्धन और लगभग 1.5 साल छोटी थी राजश्री। इनके 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, प्रभाकर वर्धन की जब डेथ होती है तो जो राज्यवर्धन है वो बन जाते हैं इस डायनेस्टी के अगले रूलर। इनके बारे में देखते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, और एनटीएससी या आरबीएससी के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी नोट्स जैसे मैं लिख रहा हूं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। होपफुली वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इसको वापस से याद करने में। राज्यवर्धन जब राजा बन जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे बैटल्स लड़नी पड़ती है, और बहुत सारी बैटल्स में से एक बैटल होती है इनकी गौर रूलर के साथ। गौर यहां पर बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंगाल के राजा थे शशांका, मतलब गौर रूलर थे शशांका। उन्होंने मालव रूलर के साथ जो कि थे देवगुप्त, इनके साथ क्या किया? एक अलायंस किया, और उस अलायंस के कारण राज्यवर्धन को इन्होंने मार दिया। दोनों ने मिलकर मार दिया, ये हम कह सकते हैं। बट जो बुक में आपके मेंशन किया है तो ये याद रखना, वहां लिखा गया है गौर रूलर ने क्या किया है? राज्यवर्धन की हत्या की है, जो कि कौन थे? शशांका। बट ये भी याद रखिएगा, आप थोड़ा सा डीपली मैं बता रहा हूं, देवगुप्त नाम के एक राजा थे मालव रूलर जिन्होंने इनकी हेल्प की थी। इनकी डेथ कब हुई? 606 में। टाइम याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन बहुत छोटी उम्र में ही राजा बन जाते हैं, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे उनकी हत्या कर दी गई थी। 606 से लेकर 647 तक का जो टाइम था इनका रूलिंग पीरियड कहा गया है। और इनका बर्थ कब हुआ था? 590 में। लगभग इन्होंने 40 साल रूल किया। और आपकी बुक में बताया है कि इनके कोई भी पुत्र नहीं था, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूं। दुर्गावती नाम की इनकी एक पत्नी थी जिनसे इनके 2 बच्चे हुए, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। इनकी हालांकि इनके ही एक मंत्री के थ्रू हत्या कर दी जाती है इन दोनों बच्चों की, जिसके कारण इनके कोई बच्चा नहीं बचता और इस डायनेस्टी का लगभग इनके बाद में एंड होना शुरू हो जाता है। उस मंत्री का नाम क्या है? याद रखना, अरुणाश्रवा। अरुणाश्रवा उस मंत्री का नाम था जिन्होंने इनके दोनों पुत्रों की हत्या की थी। जब राज्यवर्धन की शशांका हत्या कर देते हैं तो इनके छोटे भाई हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं, और रूलर बनते ही कुछ काम ये इंपॉर्टेंटली करते हैं। चलिए देखते हैं क्या काम करते हैं और डिटेल में बात करते हैं अब हर्षवर्धन के बारे में। फिर से एक बार, जब गौर रूलर ने राज्यवर्धन की हत्या की तो जो उनकी छोटी सिस्टर थी जिसका नाम मैंने आपको बताया राज्यश्री, जो कि हर्षवर्धन से 1.5 साल छोटी थी, वो एक अननोन प्लेस पर चली जाती है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर हर्षवर्धन भी बहुत छोटे थे और राज्यवर्धन की हत्या हो चुकी थी। इनके पिता प्रभाकर वर्धन नहीं रहे थे।
सो ये अपने आप को बचाने के लिए एक अननोन प्लेस पर चली जाती हैं। जब हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि वो अपनी सिस्टर को खोजने के लिए निकल जाते हैं, और सिस्टर को वो अकेले नहीं खोज सकते थे। सो हर्षवर्धन क्या करते हैं, हर्षवर्धन हेल्प लेते हैं। किससे लेते हैं, चलिए देखते हैं। सो हर्षवर्धन को उनकी सिस्टर का पता चलता है और अपनी सिस्टर को खोजने के लिए वो एक अलायंस के अंदर जुड़ जाते हैं, और वो अलायंस होता है भास्कर वर्मन के साथ। यहां पर एन मैं लिखना मिस कर गया हूं, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। भास्कर वर्मन ऑफ कमरूपा, भास्कर वर्मन के साथ में इनका अलायंस होता है, और भास्कर वर्मन इनको क्या कर देते हैं, अपनी आर्मी दे देते हैं कि आप क्या करें, आप जाइए और अपनी सिस्टर को खोजिए, साथ ही साथ आपके जो भाई की हत्या करने वाले शशांका हैं, गौर रूलर हैं, उनको भी आप क्या करें, हरा के आइए। ठीक है, तो ये उनके खिलाफ क्या करते हैं, उनके खिलाफ अपनी आर्मी लेकर जाते हैं। बट कुछ चीजें यहां पर प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। जब ये साउथ में जा रहे होते हैं तो वहां पर कुछ दूसरे रूलर्स का रूल होता है जो उन्हें अपनी टेरिटरीज में आने से रोक देते हैं। उनमें से एक थे पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड ने नर्मदा रिवर के बैंक पर इनकी आर्मी को रोक दिया, जिससे कि ये आगे नहीं जा पाए। इनका ये जो मूवमेंट था वो फेल हो गया। और ये कब हुआ, 620 में। तो इनकी आर्मी क्या हुई, 620 में वापस आ गई। किसके कारण से, पुलकेशन सेकंड के कारण से। और कौन से बैंक रिवर से, नर्मदा बैंक रिवर से। सो कुछ और बातें करते हैं हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में। फ्रेंड्स याद रखना, एनटीएससी में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ सकता है। प्लस आरबीएससी में अगर आपसे पूछेगा तो हर्षवर्धन के बारे में आपसे सब कुछ पूछ सकता है। तो आप स्टोरी बताएंगे यहाँ पे कि किस तरह से हर्षवर्धन एम्पायर संभालते हैं और कितना उसको फैलाते हैं। सो यहां पर मैंने मेंशन किया है कि नॉर्थ में स्नो लैडन माउंटेन तक, साथ में साउथ में नर्मदा रिवर के बैंक तक इनका जो राज्य था वो फैल गया था। ऐसे ही अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो वहां पर भी इन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड किया। सो लेट्स सी, ईस्ट में गजनाम तक इन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड किया, और सेम ऐसे ही वेस्ट में इन्होंने क्या किया, वेस्ट में भी इन्होंने टिल बल्लाभी तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया। जल्दी से एक बार देखिए कहां से कहां तक। यहां पर मैं डायरेक्शंस मेंशन कर देता हूं डायरेक्शन के हिसाब से। नॉर्थ में कहां तक, स्नो लैडन माउंटेन तक। साउथ में रिवर नर्मदा तक। ईस्ट में गजनाम, और ऐसे ही वेस्ट में वल्लभी। सो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। और बाकी मैंने जब फर्स्ट पेज पर इसका मैप दिया है वहां पर ये सारी चीजें मैंने मैप के थ्रू शो कर दी है। और याद रखिएगा इन सभी के अंदर जो कैपिटल इन्होंने चुना वो चुना कन्नौज को। कन्नौज एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी सभी रूलर्स के लिए, पिछले वाले लेक्चर्स में भी हमने देखा है, और यहां पर भी हम मेंशन कर रहे हैं कन्नौज को। तो कन्नौज एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे प्रभाकर वर्धन ने महाराज का टाइटल चेंज कर दिया था और महाराज अधिराज पिक किया था, ऐसे ही हर्षवर्धन ने भी महाराज अधिराज का टाइटल क्या कर लिया, पिक किया बाय हिमसेल्फ। वो वर्शिपर थे शिवा के और साथ ही साथ सन के। सूरज और लॉर्ड शिवा के वो वर्शिपर थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में। साथ ही यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि वो हर 5 साल में एक लार्ज सेरेमनी करवाते थे। कहां पर, गंगा और यमुना के संगम पर। कहां पे, ऑन कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ रिवर्स। रीजन क्या होता था इसका, इसका रीजन होता था चैरिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। मैंने ऊपर बताया वो वर्शिपर थे लॉर्ड शिवा और सन के, बट वो बौद्धिज्म को भी माना करते थे, वो बौद्धिज्म को भी फॉलो किया करते थे। प्लीज याद रखिएगा। और इसी कारण से जब इनकी ऐसी 6th सेरेमनी हुई तो उसे अटेंड किया एक चाइनीज ट्रेवलर ने जिनका नाम था ह्युइन त्सांग। हर्षवर्धन के चाइना के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनके रॉयल कोर्ट में चाइनीज एम्बेसडर्स हुआ करते थे। सो ह्युइन त्सांग भी लगभग 8 साल तक इनके यहाँ पर रहे। इनके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनके रॉयल कोर्ट का पार्ट थे। तो याद रखिएगा ह्युइन त्सांग के साथ में इनका जो फ्रेंडशिप रहा वो 8 इयर्स तक का रहा। ये चीजें मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, बट होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देख लेते हैं हर्षवर्धन ने कौन कौन सी जगह थी जो जीती थी। सो इन्होंने बहुत सारी जगहों को कॉन्कर किया। सबसे पहले तो वल्लभी, सिंध, इसके अलावा पंच भारत, 5 इंडिया, मगध और कॉन्गो, साथ ही लास्ट में बंगाल। ये सारी वो जगह थी जो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की थी। और हमने ऊपर भी पढ़ा कैपिटल इनकी क्या रही, कन्नौज रही। प्लीज याद रखिएगा कैपिटल इनकी कन्नौज थी।
साथ ही बहुत सारी जगहों को इन्होंने विन किया था। चलिए देखते हैं और आगे कौन से क्वेश्चंस हर्षवर्धन से बन सकते हैं। अगर हम कल्चरल अचीवमेंट की बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हर्षवर्धन के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कल्चरल अचीवमेंट्स की। फर्स्टली अगर हम देखें तो याद रखिएगा वो बौद्धिज्म के पैट्रॉन थे। ही वॉज पैट्रॉन ऑफ बौद्धिज्म, जिसके बारे में ऊपर हमने देखा कि हर 5 साल में वो एक चैरिटी और पब्लिक वेलफेयर के लिए वो क्या किया करते थे, वो लार्ज सेरेमनी करवाया करते थे। वो बौद्धिज्म से ही इंस्पायर्ड थी। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं, लाइक ही वॉज गुड इन आर्ट एज वेल। ही कंपोज्ड 3 प्लेज इन संस्कृत। आप सोचिए, एक राजा जो लगातार लड़ाई भी कर रहा है, उसने कई टेरिटरीज भी जीती हैं, साथ ही वॉज वेरी फाइन इन कंपोजिशंस। उन्होंने 3 प्ले कंपोज किया और वो भी संस्कृत में। चलिए उनके नाम देख लेते हैं। नागनंदा वॉज द फर्स्ट, सेकेंड रत्नावली एंड थर्ड वन वॉज प्रियदर्शिका। सो एक बार फिर से नाम देखें, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये वो 3 कंपोजिशंस हैं जो कि उनके थ्रू हुए 3 प्लेज हैं जो लिखे गए हैं संस्कृत में। साथ ही वो बहुत काइंड भी थे, जिसके कारण से उन्होंने बहुत सारे लोगों को शेल्टर दिया। देखते हैं उन लोगों में कौन कौन है जिनको हर्षवर्धन ने अपनी टेरिटरीज में शेल्टर दिया। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट है बाणभट्ट। अब बाणभट्ट क्या थे? एक बहुत अच्छे कंपोजर थे जिन्होंने कंपोज किया हर्षचरित्र। सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसने कंपोज किया? सो यू मस्ट नो द राइटर वाज बाणभट्ट। साथ ही हर्षचरित्र के अलावा एक और चीज उन्होंने कंपोज की थी, वो थी कादंबरी और हर्षचरित्र कंपोज की बाणभट्ट ने। प्लीज याद रखिए, एनटीएससी में क्वेश्चन आ सकता है और आपके आरबीएससी में भी पूछा जा सकता है। इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने शेल्टर दी, जैसे मयूर, सुबांधु, मतंग दिवाकर, ईशान, ह्युएन त्सांग एंड मैनी मोर स्कॉलर्स। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो लेक्चर है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो पाला डायनेस्टी है उसकी शुरुआत होती है 8th सेंचुरी में और पूरी तरीके से ये अबॉलिश हो जाती है 12th सेंचुरी में। सो पाला डायनेस्टी कब से कब तक रही? 8th to 12th सेंचुरी तक। सो देखते हैं पाला डायनेस्टी का रूल कहां कहां रहा। एज यू कैन सी इन दिस मैप, जो पाला डायनेस्टी है वो मैंने यहां हाईलाइट की है और इस पाला डायनेस्टी को बंगाल हिस्ट्री का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पर बंगाल जो था वो बहुत ही फ्लोरिश हुआ। बंगाल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली और ग्रो करने का, इकोनॉमिकली और सोशली ग्रो करने का मौका मिला। सो इसे गोल्डन एरा इन बंगाल हिस्ट्री भी कहा जाता है। सो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला, जिन्होंने बंगाल में इस डायनेस्टी को 750 में फाउंड किया था। सो इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाला। और कहां हुई? बंगाल में 750 सीई में। फ्रेंड्स, गोपाला से जुड़ा एक और फैक्ट है कि वो फर्स्ट बौद्धिस्ट किंग थे बंगाल में। ओके, तो फर्स्ट बौद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल वाज गोपाला। मैंने कोशिश की है कि सारे वो पॉइंट, सारे वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर सकूं जो भी इन डायनेस्टी से बन सकते थे। होपफुली आप इनको याद करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं डिटेल में अब एक एक करके इन डायनेस्टी से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस डायनेस्टी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट रूलर से, जो कि है धर्मपाला। धर्मपाला 770 to 810 सेंचुरी तक बेसिकली इस डायनेस्टी के रूलर रहते हैं। गोपाला कौन थे? गोपाला इनके फादर थे और इनके बाद आते हैं धर्मपाला। धर्मपाला वाज द सेकंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो प्लीज याद रखिए, सेकंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। लेट्स सी आगे क्या होता है। धर्मपाला बेसिकली इस डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर माने जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु वाज कंसिडर्ड एज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो यू हैव टू आंसर धर्मपाला। फ्रेंड्स, धर्मपाला ने क्या किया? जो गोपाला ने इन्हें विरासत में टेरिटरी दी थी इस पाला डायनेस्टी की, उसको और बढ़ाया और अपने एम्पायर को कन्नौज तक फैला दिया। कन्नौज एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। हमने प्रीवियस जितनी भी डायनेस्टीज आई उन सभी डायनेस्टीज में भी कन्नौज का नाम सुना था। तो इन्होंने कन्नौज तक अपनी टेरिटरी को फैला दिया। इसके बाद ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रगल के अंदर इंगेज हो जाते हैं। इसका मतलब है ये 3 तरफ से हुई लड़ाई का पार्ट बनते हैं। जैसे एक ट्रायंगल होता है, 3 साइड्स होते हैं, वैसे ही एक स्ट्रगल हुआ
जिसके अंदर 3 साइड्स थे और उन 3 साइड्स में से 1 साइडेड थे धर्मपाल। एक तरफ थे प्रतिहाराज, दूसरी तरफ थे राष्ट्रकूटाज जिसको हम राष्ट्रकूट भी कहते हैं, और तीसरी तरफ थे ये पाला डायनेस्टी के रूलर। बट क्योंकि धर्मपाला एक सबसे पावरफुल रूलर थे, वो क्या होते हैं, वो जीत जाते हैं इस ट्रायंगुलर स्ट्रगल को। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ट्रायंगुलर स्ट्रगल के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था। तो प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पाला। पाला का रिप्रेजेंटेशनशिप हो रहा था धर्मपाल के थ्रू, जो कि सक्सेसफुल रहते हैं इस ट्रायंगुलर स्ट्रगल में। सो इन्होंने और क्या किया, इनसे जुड़ा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर बिहार में, उनको धर्मपाल ने ही एस्टेब्लिश किया था, स्टिल प्रेजेंटेड। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाला, याद रखिएगा प्लीज। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। आगे आने वाले रूलर हैं हमारे देवपाल या देवपाला, जिन्होंने 810 टू 850 सीई तक रूल किया। फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है। इनके पेरेंट्स कौन है? इनके पेरेंट हैं धर्मपाल, जिसको अभी हमने पढ़ा, और इनकी जो मदर थी वो थी रन्ना देवी, जो कि एक राष्ट्रकूट प्रिंसेस थी। अब देखिए, यहां पे मैरिज अलायंसेस होती हैं और मैरिज अलायंसेस के थ्रू ही अलग अलग जो मैरिज रिलेशंस थे वो बनाए जाते हैं। उसी के चलते धर्मपाल और रन्ना देवी का रिलेशन हुआ, जो कि एक राष्ट्रकूट और एक पाला डायनेस्टी के बीच का रिलेशन रहा, जिनसे हुई देवपाल। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू बंगाल। इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया पाटलिपुत्र से बंगाल में। याद रखिएगा, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हिच रूलर ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू बंगाल। आंसर मस्ट बी देवपाला। ओके, याद रखना है हमें ये। नेक्स्ट यहां पे हमने कहा कि ही डिफीटेड द राष्ट्रकूट रूलर अमोघवर्षा। इन्होंने एक राष्ट्रकूट रूलर थे अमोघवर्षा, उन्हें हराया था। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, याद रखना है हमें, इन्होंने किसको हराया, अमोघवर्षा को। फ्रेंड्स, जो देवपाला थे एक बहुत ही फेमस रूलर थे उस टाइम के। इनके जो कोर्ट था, उस कोर्ट में अलग अलग किंग्स के अलग अलग एम्बेसडर्स बैठा करते थे या उन्हें इनवाइट किया जाता था। ऐसे ही एक किंग थे जिनका नाम था बालापुत्र देवा, जो कि एक शैलेंद्र किंग है जावा या सुमात्रा के। यहां आपको अच्छे से समझना है, ये जो शैलेंद्र है ये एक डायनेस्टी है, ये नाम नहीं है। किंग का नाम क्या है, बालापुत्रा। और ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी है ये कहां की डायनेस्टी है, जावा और सुमात्रा की। वैसे तो जावा एक बहुत ही वाइड एरिया है, उसका एक पार्ट है सुमात्रा, बट हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं जावा और सुमात्रा की शैलेंद्र डायनेस्टी के एक रूलर जिनका नाम था बालापुत्र देवा। उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा देवपाला के कोर्ट में। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हु सेंट द एम्बेसडर टू देवपालास कोर्ट। आंसर मस्ट बी बालापुत्र देवा। ओके, देखते हैं और आगे क्या है। फ्रेंड्स, जो देवपाल थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने किंगडम को फैलाया और फैलाया आसाम, उड़ीसा और कमरूपा तक। अभी हमने पढ़ा था कि जो धर्मपाला थे उन्होंने भी अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। ऐसे ही इन्होंने भी क्या किया, अपना एम्पायर एक्सटेंड किया कहां तक, आसाम, उड़ीसा और कमरूपा तक। याद रखना है हमें। फ्रेंड्स, जो देवपाला थे इनके कोर्ट में एक बौद्धिस्ट पोइट थे जिनका नाम था वज्रदत्ता, जिन्होंने कंपोज किया लोकेश्वर शताका। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है लोकेश्वर शताका किसने कंपोज किया। ही वॉज वज्रदत्ता, जो कि एक बौद्धिस्ट पोइट थे। देखते हैं आगे क्या है। देवपाला के बाद में लगातार गुर्जर प्रतिहार रूलर्स के अटैक के कारण से ये जो डायनेस्टी है वो वीकर हो जाती है। जो रूलर होते हैं वो वीकर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो पाला डायनेस्टी थी वो अब देवपाल के बाद में कमजोर होती जाती है। याद रखना है। ओके, इनके बाद में आते हैं महीपाल वन, जिसको हम महीपाला वन भी कह सकते हैं। यहां थोड़ा सा डिफरेंस इंग्लिश और हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में है। इसको हिंदी में कहेंगे महीपाल वन और इंग्लिश में महीपाला वन। फ्रेंड्स, यहां पे इनको थ्रोन गेन होता है 988 एडी या सीई में। इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है,
ही वॉज द 9th किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। साथ ही इन्होंने रिकवर किया नॉर्दर्न और ईस्टर्न बंगाल को। इसके बाद में इन्होंने बिहार को भी वापस से जीत लिया। इस बीच मैं बता देता हूं, जब 4th, 5th, 6th, 7th और 8th रूलर आए, इस बीच इन रूलर से बहुत सारी टेरिटरीज को छीन लिया गया था। ऐसे में जो मैंने बात यहां लिखी है, मेंशन की है कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न बंगाल को इन्होंने क्या किया, वापस से रिकवर किया और बिहार को भी जीता। तो इसका मतलब था कि ये टेरिटरीज किसी दूसरे रूलर के हाथ में चली गई थी। सो याद रखना है हमें, he was the 9th king and he again recovered the northern and eastern Bengal and Bihar. Okay? तो चलिए और देखते हैं आगे क्या है। इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन के दौरान, इन्हीं के रूलिंग टाइम के दौरान एक चोला किंग थे जिनका नाम था राजेंद्र वन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1023 सीई में या एडी में गंगा रिवर के पास का जो एरिया था, उस एरिया को इन्होंने क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। किन्होंने? राजेंद्र वन ने, जो कि कौन थे, एक चोला किंग थे। जब हम चोला डायनेस्टी पढ़ेंगे तब उसके अंदर इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सो याद रखना है हमें, महिपाल वन के दौरान जो राजेंद्र वन थे, उन्होंने क्या किया, गंगा रिवर के पास की जो टेरिटरीज थी उनको जीत लिया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट रूलर के बारे में, जो कि है न्यायपाला या न्यायपाल। देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। He was the 10th king of this dynasty। साथ ही इनसे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बौद्धिस्ट मॉन्क हुए जो कि बहुत फेमस थे, जिनका नाम था अथीसा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनके टाइम ड्यूरेशन में तिब्बत की विजिट की थी। याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, न्यायपाला के टाइम ड्यूरेशन में या रूलिंग टाइम में कौन से फेमस बौद्धिस्ट थे जो कि तिब्बत विजिट करने जाते हैं। आंसर मस्ट बी अथीसा। ओके, तो ये याद रखना है अपने को, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे इस डायनेस्टी से जुड़े ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर आप एनटीएससी जैसे एग्जाम्स में या सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर एक डायनेस्टी के बारे में और उससे जुड़े हर रूलर के बारे में बनने वाले क्वेश्चंस आपके सामने आपको लर्न होने चाहिए। सो याद रखना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक नए राजा आएंगे जिनका नाम था रामपाला या रामपाल। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। He was the last strong ruler of this dynasty. Friends, और ज्यादा कुछ इनके बारे में पढ़ने को नहीं है, बट यस, यहां से हम जानेंगे कि इस डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है। फ्रेंड्स, ये जो डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन होता है इनके बेटे कुमारपाला के टाइम ड्यूरेशन से या रूलिंग टाइम से। जैसे ही इनके जो बेटे थ्रोन गेन करते हैं और जब राजा बनते हैं, तो यहीं से इनकी इस डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब टुकड़े होना शुरू हो जाता है, बट जाती है इनकी पूरी डायनेस्टी। सो आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से एक और लास्ट रूलर बचे हैं इस डायनेस्टी के जो हमें पढ़ने हैं। वो है मदनपाला, जिसको हम मदनपाल भी कह सकते हैं। इनका रूलिंग टाइम रहा 1144 टू 1162 एडी तक। फ्रेंड्स, इनसे जुड़े भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ही वॉज द लास्ट पाला किंग। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि लास्ट पाला किंग कौन थे। सो आपको बताना है मदनपाल। और याद रखना, इनकी डायनेस्टी को किसने रिप्लेस किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदू सेना ने। हिंदू सेना ने क्या किया, इनकी डायनेस्टी पर अटैक किया और उस डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया अपनी डायनेस्टी के साथ। और कौन सी नई डायनेस्टी आई, हिंदू सेना डायनेस्टी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द किंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेगेसी ऑफ पाला डायनेस्टी। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस को जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, मैंने यहां कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। तो देखते हैं। किंग्स वर द फॉलोअर ऑफ बौद्धिज्म। ये बात आप सभी जानते हैं कि उस टाइम पर बौद्धिज्म का क्या था, बहुत ही बोलबाला था, पीक पर था बौद्ध रिलीजन। तो अधिकतर किंग क्या कर रहे थे, बौद्ध रिलीजन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ के भी जो किंग थे वो भी कौन थे, बौद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट हम देखें तो ड्यूरिंग देयर रीजन, अगर इन किंग्स की रूलिंग टाइम के दौरान हम देखते हैं तो बहुत सारे बौद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर डेवलप हुए। अलग अलग बौद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर डेवलप होने के कारण हम बोल सकते हैं कि बौद्धिज्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। देखें कौन कौन से बौद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर का डेवलपमेंट हुआ। इन किंग्स ने क्या किया, इन किंग्स ने महावीराज और विक्रमशिला जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए। साथ ही इनको प्रोटेक्शन भी दिया। हम सभी जानते हैं महावीराज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला, ये ऐसे एजुकेशन सेंटर्स थे
जिनको प्रोटेक्शन गेन हुआ पाला डायनेस्टी के रूलर्स के थ्रू। सो हम कह सकते हैं दे गेव प्रोटेक्शन टू द फेमस महावीराज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, इस डायनेस्टी के जितने भी किंग रहे वो हमेशा से ही आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत प्रमोट करते थे। वी कैन से दे वर द ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनके बनाए हुए बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं जिसमें हमें आर्ट और अ फाइन आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। सो हम कह सकते हैं दे वर द ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्योंकि ये लोग आर्ट और आर्किटेक्चर के लवर थे, सो दे गेव प्रोटेक्शन टू द ग्रेट स्कल्पचर्स धीमन एंड वितपल। सो व्हाट दे हैव डन, दे गेव प्रोटेक्शन टू द ग्रेट स्कल्पचर्स धीमन एंड वितपल। याद रखना है हमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इनके टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारी वाटर रिजर्वरीज भी बनाई। ये लोग जानते थे नेचर को रेस्पेक्ट देना, सो इन्होंने वाटर रिजर्वरीज बनाई। और यू विल बी मेस्मराइज्ड व्हाइल नोइंग दिस कि इनकी बनाई हुई वाटर रिजर्वरीज स्टिल प्रेजेंट है। कहां पर? दीनापुर डिस्ट्रिक्ट में। फ्रेंड्स, कई जगह पर इस दीनापुर को दिनाजपुर के नाम से भी मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बार नजर डाल लेते हैं कि इस डायनेस्टी के अंदर जो रूलर थे वो कितने रहे। सो फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, इस डायनेस्टी में जो रूलर थे वो 17 रहे। मदनपाल लास्ट रूलर रहे और गोपाला वाज फर्स्ट वन। ओके, इसके बीच में धर्मपाल, देवपाल, सूरपाल, महेंद्रपाल और उन्हीं के पैरेलल विग्रहपाल 1, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाला सेकंड, विग्रहपाल सेकंड, महीपाल 1, नायपाल 1, विग्रहपाल थर्ड, वापस से महीपाल सेकंड, सूरपाल सेकंड, रामापाला, कुमारपाला और सेकंड लास्टली गोपाला थर्ड एंड मदनपाल। इस तरह से रूलर्स रहे इस डायनेस्टी के। सो होपफुली जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डायनेस्टी से बन सकते थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आज हम एक और नई डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। देखिए कैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी हैं, जो इस डायनेस्टी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में। वो थे दांतीदुर्ग। कौन थे? दांतीदुर्ग। ओके, सो इन्होंने इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया 736 सीई में। फ्रेंड्स, इस डायनेस्टी का एक्चुअल टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है, तो हम ये मान सकते हैं कि 730 से अप्रॉक्स 974 तक इस डायनेस्टी को देखा जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है हमें। सो देखते हैं, दांतीदुर्ग फाउंडर रहे। 736 सीई में इसका फाउंडेशन हुआ। दांतीदुर्ग ने अपनी कैपिटल बनाई नासिक को। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फाउंडर कौन रहे? तो ही वॉज दांतीदुर्ग। ओके, कब हुआ? 736 सीई में। इन्होंने किसको अपनी कैपिटल बनाई? नासिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको दिमाग में रखना है। चलिए और देखते हैं और जानते हैं दांतीदुर्ग के बारे में कुछ। सो दांतीदुर्ग थे क्या? दांतीदुर्ग बेसिकली जो चालुक्य डायनेस्टी है या जो चालुक्यास थे, कहां के? वतापी के। उनके फ्यूडल लॉर्ड थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, ये पहले इंडिविजुअल डायनेस्टी नहीं हुआ करती थी। ये इन चालुक्यास के अंडर में थी, इनके अधीन थी। सो एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड थे। फ्यूडल लॉर्ड का मतलब होता है जो देख रेख करे, जिसको टेक केयर करने के लिए रखा जाए। ओके, तो चालुक्यास ने दांतीदुर्ग को एज अ फ्यूडल लॉर्ड रखा था, बट दांतीदुर्ग ने अपनी एक इंडिविजुअल डायनेस्टी बना दी जो कि थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये याद रखना है हमें। पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से आता है कि भाई किसके अंडर में थे ये, कहां से एस्टेब्लिश हुए, कब एस्टेब्लिश की, और साथ ही कैपिटल कौन सी इन्होंने चुनी थी। ओके, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब होता क्या है जब दांतीदुर्ग इंडिविजुअल अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर देते हैं तो वॉर तो होनी है। और इन्होंने क्या किया, जब चालुक्यास से हटकर के इन्होंने एक इंडिविजुअल डायनेस्टी एस्टेब्लिश की तो चालुक्यास तो खुश होंगे नहीं। ऐसे में इनकी वॉर होती है चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकंड से। लेकिन ऐसे में क्योंकि ही वॉज वेरी पावरफुल, वो उनको हरा देते हैं और साउथ से जो चालुक्यास थे उनको खत्म कर देते हैं। एलिमिनेटेड द रूल ऑफ चालुक्यास इन द साउथ।
ओके, सो व्हाट वी हैव टू लर्न, हमें दिमाग में रखना है कि चालुक्यास किंग के साथ इनकी वॉर होती है जो कि थे कीर्तिवर्मन सेकंड, और जब वॉर होती है तो वो डिफीट कर देते हैं इन्हें, और इसके कारण से साउथ से इनका जो रूल होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। होपफुली यहां तक आपको याद रहेगा। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन है रिकैप करें जल्दी से। दांती दुर्ग फाउंडर रहे, 736 में फाउंड किया, कैपिटल नासिक को बनाया। फ्यूडल लॉर्ड किसके थे, चालुक्यास के थे। चालुक्यास कहाँ के, वतापी के। इन्होंने किसको हराया, कीर्तिवर्मन सेकंड को। कीर्तिवर्मन सेकंड किसके राजा थे, चालुक्या के। और चालुक्या, कीर्तिवर्मन सेकंड, इनको हराने के बाद जो रूल एलिमिनेट होता है वो होता है साउथ इंडिया से। होपफुली यहां तक आपको लर्न है। आगे देख लीजिए फटाफट से। दांती दुर्ग जब राजा नहीं रहते तो उनके बाद नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं कृष्ण वन। सो कृष्ण वन नेक्स्ट रूलर बनते हैं जो इनके अंकल होते हैं, और कब बनते हैं, 756 सीई में। क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन वन, कृष्ण वन रूलर कब बनते हैं, 756। दांती दुर्ग के बाद कौन रूलर बनते हैं, कृष्ण वन। दांती दुर्ग और कृष्ण वन के बीच में क्या रिलेशन है, तो ही वॉज हिज अंकल, कीप इन माइंड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इन नेक्स्ट पेज। सो फर्स्ट लेट डिस्कस हाउ मेनी किंग्स वर देयर। तो इस डायनेस्टी के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 14 रूलर्स को मेंशन किया गया है कि 14 रूलर्स ने इस डायनेस्टी में बर्थ लिया। अब ये 14 रूलर्स कौन से हैं, सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आते हैं दांती दुर्ग, उनके बाद कृष्णवन, देन गोविंद सेकंड, उनके बाद ध्रुव, उनके बाद आते हैं गोविंद थर्ड। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनका नाम है अमोघ्य वर्षा। इसके बाद आते हैं कृष्ण सेकंड, इनके बाद आते हैं इंद्र सेकंड, इनके बाद आएंगे अमोघ्य वर्षा सेकंड, फिर आएंगे गोविंद फोर्थ, फिर अमोघ्य वर्षा थर्ड, फिर आते हैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल किंग जिनका नाम था कृष्ण थर्ड। इनके बाद आते हैं खोतिग्य, उसके बाद कर्क सेकंड, और लास्टली इंद्रा फोर्थ। फ्रेंड्स, ये जो इंद्रा फोर्थ हैं इन्हें कई हिस्टोरियंस ने लास्ट रूलर नहीं माना है, उन्होंने कर्क सेकंड को ही लास्ट रूलर माना, इसीलिए हमने यहाँ पे 14 किंग ही बताए। इसके बाद में ये जो तैलप्पा हैं ये कर्क सेकंड को हरा देते हैं, जो कि कौन थे, वेस्टर्न चालुक्या थे। इनको हरा देते हैं और इस तरह से डायनेस्टी खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, कृष्ण थर्ड वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर, उसके बाद डायनेस्टी कमजोर होती है और उसी का फायदा उठाते हैं चालुक्या रूलर तैलप्पा सेकंड, और वो कर्क सेकंड को हरा देते हैं। सो लेट्स सी और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्रुव जो कि इस डायनेस्टी के फोर्थ रूलर थे, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार किंग वत्सराज इन्हें हराया था। ओके, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार किंग वत्सराज को हराया। ये कौन थे, फोर्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। साथ ही इनका एक नाम था, आप प्लीज याद रखना, कई जगह पर इनको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका दूसरा नाम क्या है, धारावर्ष। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या जानना है हमें, इन्होंने किसको हराया, वत्सराज को, और इनका दूसरा नाम क्या था, धारावर्ष। कौन से रूलर थे, फोर्थ रूलर। ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट हमें फिर भी ये सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट रूलर है हमारे गोविंद थर्ड, इन्होंने भी हराया, किसको हराया, गुर्जर प्रतिहार रूलर जिनका नाम था नागभट्ट सेकंड। क्या नाम है इनका, नागभट्ट सेकंड। ओके, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है समझना, ये जो वत्सराज है ना, इनके बेटे का नाम है नागभट्ट सेकंड। ऊपर तो पिताजी हार गए और नीचे बेटे जी हार गए। सो ऊपर किसने हराया, ध्रुव ने, और नीचे गोविंद थर्ड ने। किसको हराया, गुर्जर प्रतिहार को। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो डायनेस्टी है ये क्या कर रही है, ये अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, ये जो ध्रुव थे इन्होंने भी क्या किया, एक ट्रायंगुलर वॉर हुई। एक तरफ तो थे ध्रुव, दूसरी तरफ थे पालाज, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको अगर याद हो तो, और तीसरी तरफ थे गुर्जर प्रतिहार। अब ऐसे में गुर्जर प्रतिहार है, पालाज हैं, और यहाँ पे राष्ट्रकूट्स हैं। इसमें क्या हुआ, ये जो राष्ट्रकूट्स थे ये जीत गए थे ध्रुव के टाइम पर। ऐसे ही हर तरफ से ये दूसरी डायनेस्टीज को हराते हुए जा रहे थे और अपना रूल वहां पे एस्टेब्लिश करते जा रहे थे। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि वत्सराज तो हारे ही, इसके बाद में जिनके पुत्र थे जिनका नाम था नागभट्ट सेकंड, वो भी हार गए। तो ऐसे ही गोविंद ने
नागभट्ट सेकंड को जब हराया तो उसके बाद में राष्ट्रकूट एम्पायर को इन्होंने एक्सटेंड किया। कहां से कहां तक? मालवा से कांची तक। कहां तक? मालवा से कांची तक। तो आपको याद रखना है। ओके, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी जो जो बन सकते हैं उन्हें तो हमें याद करना जरूरी है। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी के, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो इनका नाम क्या है? अमोघ्य वर्षा या अमोघ्य वर्ष। ओके, सो ही वॉज अ पीस लविंग पर्सन। ही वॉज द सिक्स्थ रूलर। दो क्वेश्चन तो यहीं पर बन गए। इन्होंने लगभग 64 ईयर्स तक रूल किया। कितनी ईयर्स तक? 64 ईयर्स तक। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया, जिसका नाम था मान्याखेट या फिर मानखेड़। ओके, आपको याद रखना है इसका नाम क्या था, मान्याखेत या मानखेड़। इन्होंने अपनी कैपिटल कन्वर्ट की, चेंज की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर मेंशन किया है मैंने कि एक अरेबियन ट्रैवलर थे जिनका नाम था सुलाइमान। वो अमोघ्य वर्षा को वर्ल्ड के 4 बेहतरीन किंग्स में से एक मानते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमोघ्य वर्ष को वर्ल्ड के 4 ग्रेटेस्ट किंग्स में से एक माना। याद रखना है हमें इनका नाम, सुलाइमान। कौन थे? अरब ट्रैवलर। आगे देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। कृष्णा सेकंड और इंद्र थर्ड ने मिलकर के क्या किया? इन्होंने डिफीट कर दिया महिपाल को, जो कि पाला डायनेस्टी के रूलर हैं, और रूलर ऑफ कन्नौज को। अल्टीमेटली कन्नौज पे वापस से इनका रूल आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगुलर वॉर चल रहा था, और उसमें क्या हुआ था? पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो रूलर्स थे उनके बीच में लड़ाई हुई। ऐसे में जो कन्नौज था वो इनके पास चला गया। तो यहां पर क्या होता है? ये विन करते हैं इस वॉर को। इंद्र थर्ड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं। एक अरब हिस्टोरियन है जिनका नाम था अल मसूदी। ओके, अल मसूदी। वो बगदाद से भारत आए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल मसूदी किसके रूलिंग टाइम ड्यूरेशन में इंडिया आए थे? ही इज इंद्र थर्ड या फिर इंद्रा थर्ड। ओके, तो ये याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहां से आए थे? बगदाद से, जिसको हम अरब भी कह सकते हैं। कहां आए थे? इंडिया में। किसके टाइम ड्यूरेशन में? इंद्र थर्ड के। चलिए आगे देख लेते हैं आगे और क्या है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णा थर्ड, जो कि 12th रूलर हैं, अ लॉन्ग स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन राष्ट्रकूट्स एंड चोला किंग्स इन साउथ। क्योंकि मैंने बताया कि कृष्णा थर्ड एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे, या मैं कहूं इस डायनेस्टी के आखिरी महान राजा थे। उनके साथ में क्या होता है, जो चोला किंग होते हैं उनकी और इनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाता है, और ये स्ट्रगल एक लॉन्ग स्ट्रगल होता है। इसके बाद से ये जो डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये कमजोर पड़ती जाती है। तो ये याद रखना है हमें, कृष्णा थर्ड लास्ट पावरफुल रूलर। नेक्स्ट क्या है कि जो राष्ट्रकूट रूलर्स थे वर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्याज ऑफ कल्याणी। कल्याणी के जो चालुक्याज डायनेस्टी के रूलर हैं उनसे ये हार जाते हैं, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का लगभग एंड हो जाता है। ये याद रखना, कौन से चालुक्याज हैं? कल्याणी के। नेक्स्ट हम देखें, जो चालुक्य किंग थे, हमने देखा अभी जब हमने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के सारे रूलर्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर मैंने मेंशन किया तैलप्पा ने डिफीट किया था कर्क सेकंड को। कब किया था? 973 में। डेट याद रखनी है। इन्होंने जब कर्क सेकंड को हराया तो कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया ओवर द कैपिटल, और कैपिटल का नाम क्या था? मान्याखेत। किसने बनाई थी? अमोघ्य वर्ष ने। सो इन्होंने क्या किया? उस पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो यहां पर जैसा आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि राष्ट्रकूट जो किंग्स थे वो वैदिक रिलीजन के सपोर्टर थे, और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। और क्या है इसमें? और बताया राष्ट्रकूट जो किंग्स थे वो एक तरीके से नर्डर्स थे संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर के। इसका मतलब है कि ये संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर को क्या करते थे? प्रिजर्व करते थे, कोशिश करते थे इनको बचाने की और इनको और डेवलप करने की। साथ ही अगर हम बात करें तो जब अरेबियंस यहाँ आए, जैसे मैंने अभी 2 हिस्टोरियंस का नाम बताया, अलमसूदी और सुलेमान, इन दोनों ने और इनके जैसे और भी बहुत सारे अरेबियंस ने एड्रेस किया इस डायनेस्टी के किंग्स को बलहारा, जिसे हम बाला राजा भी कह सकते हैं।
तो इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको अरेबियंस ने इन नामों से एड्रेस किया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इस डायनेस्टी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा और क्या क्या हो सकता है। जो अमोघ्य वर्षा थे या अमोघ्य वर्ष थे, उनके गुरु का नाम था आचार्य जिनसेन, ओके। और साथ ही साथ ये फॉलोअर थे जैनिज्म के। रिमेनिंग जितने भी रूलर्स थे वो हिंदू धर्म के फॉलोअर थे, जबकि ये जैन धर्म के फॉलोअर थे। मैंने आपको बताया था ये संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर जितने भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे वो सभी उन्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस या हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे। तो ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि जो अमोघ्य वर्षा थे, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था कविराज मार्ग। ये किस लैंग्वेज में था? ये कन्नड़ लैंग्वेज में था। सो एक और क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो ये है कि इनकी डेथ कैसे होती है। तो जैनिज्म में हमने पार्ट 1 में आई थिंक पढ़ा था कि जब जैन धर्म जो फॉलो करते हैं वो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। वो कैसे करते हैं? वो खुद से फास्टिंग भी करते हैं, साथ ही साथ वो गॉड तक अप्रोच करने के लिए अपने आप को एक तरीके से समाधि में ले जा सकते हैं। वैसे ही इन्होंने भी किया। इन्होंने तुंगभद्रा रिवर में जल समाधि ले ली और इनकी डेथ हो गई। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो इनसे बन सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं। तो देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, दांती दुर्ग ने, जो कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम था हरिण्यगर्भ। ओके, नाम याद रखना, हरिण्यगर्भ यज्ञ या यज्ञ। और ये कहां हुआ था? उज्जैन में। ये चीजें याद रखनी है। दांती दुर्ग ने करवाया एक यज्ञ जिसका नाम था हरिण्यगर्भ। कहां करवाया? उज्जैन में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्ण वन, इन्होंने क्या किया? एलोरा के अंदर कैलाश या केव टेम्पल्स बनवाए। एलोरा कहां है? महाराष्ट्र में। ओके, सो एलोरा टेम्पल्स या हम कहें कैलाश टेम्पल या हम कहें केव टेम्पल्स, जो कि बहुत ही फेमस हैं, वो बनवाए थे कृष्णवन ने। होपफुली ये चीज आपको याद हो गई होगी। मैंने कोशिश की जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे इससे आप सभी को उससे अवेयर करवाऊं। होपफुली आप इसको याद कर लेंगे। एनटीएससी की डेट्स आ चुकी हैं, बोर्ड एग्जाम्स पास में हैं। आई नो मैं बहुत स्लो लेक्चर्स बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा स्पीड बूस्ट अप करूं। लाइव लेक्चर्स की भी कोशिश कर रहा हूं। हमें इन सभी लेक्चर्स को अच्छे समझते हुए चलना है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें ध्यान देना है। आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपके बहुत काम में आने वाले हैं। एनटीएससी जैसे एग्जाम में तो बहुत काम में आएंगे। सो प्लीज फोकस करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं।